करें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल फाइन। एज यू नो, हमने पार्टनरशिप रेजोल्यूशन का टॉपिक कंक्लूड किया। पार्टनरशिप रेजोल्यूशन, देन परचेज ऑफ बिजनेस, मर्जर ऑफ सोल ट्रेडर्स, ये सब के सब बहुत एक दूसरे से मिलते जुलते टॉपिक्स थे। सो इन सब टॉपिक्स के लिए एक आपको असाइनमेंट क्वेश्चन दिया जा रहा है। ये आपके सामने इस वक्त ये फाइल आपको मेल कर दी जाएगी जूम पे। जैसे आपको बाकी वर्कशीट्स आती हैं उसी तरह से ये असाइनमेंट क्वेश्चन भी आ जाएगा। तो ये आपने सॉल्व करके जो टॉप पे मेल आईडी दिया हुआ है उस मेल आईडी पे आपने मुझे सबमिट करवाना है। ये आप MS वर्ड पे टाइप करके भी मुझे भेज सकते हैं इसका सोल्यूशन, या रजिस्टर पे अगर सॉल्व करें तो उसकी पिक्चर ज़रा क्लियर लेके मुझे सेंड करें। बल्कि कोशिश करें कि सेपरेट शीट्स पे सॉल्व करें ताकि उसकी पिक्चर बेहतर आ सके। और टॉप पे जैसे आप कोई भी पेपर सॉल्व करते हो ऊपर अपना नेम, क्लास, सेक्शन, इस तरह की चीज़ें मेंशन करके तो आपने मुझे सेंड कर देनी है ताकि ये हम मार्क करके तो जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसमें हम सेव कर सकें। इन केस फ्यूचर में आपकी परफॉर्मेंस हमसे मांगते हैं कैम्ब्रिज वाले, तो वो ये असाइनमेंट्स क्विज टाइप होंगी जिसकी बेस पे हम उनको आपकी परफॉर्मेंस सेंड कर सकेंगे, एक्सपेक्टेड ग्रेड भेज सकेंगे। एज किसी को भी नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होना है, एग्ज़ाम्स हो सकेंगे नहीं हो सकेंगे। सो आपके एंड पे ये होना चाहिए कि जो जो आपको असाइनमेंट्स क्विज वगैरह दिए जाएँ वो लाजमी सबमिट करवाते जाएँ। सो आज हमने एक तो ये क्वेश्चन आपको मैंने एक्सप्लेन करना है, इसमें पार्टनरशिप रेजोल्यूशन और साथ ही साथ क्या है, प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एट 31 मार्च 2017 टू शो द क्लोजिंग एंट्रीज फॉर द पार्टनरशिप। यहाँ पे हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स बनाने, दिस इज फ्रॉम रेजोल्यूशन। और बी पार्ट में क्या है, प्रिपेयर द इक्विटी एंड रिजर्व सेक्शन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर सी लिमिटेड एट 31 मार्च 2017 इमीडिएटली आफ्टर द परचेज ऑफ द बिजनेस। तो बी पार्ट जो है दिस इज बेसिकली फ्रॉम परचेज ऑफ बिजनेस। सी लिमिटेड जिसने बिजनेस टेक ओवर किया है उसका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक सेगमेंट आपने जस्ट बनाना है, इक्विटी एंड रिजर्व सेक्शन, नॉट फुल फ्लेज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो ए पार्ट जो है दिस इज बेसिकली फ्रॉम रेजोल्यूशन जिसमें आप पार्टनर्स के लिए काम करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे। और बी पार्ट दिस इज फ्रॉम परचेज ऑफ बिजनेस। ये दोनों का एक मिक्स क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आपने इसको सॉल्व करना है और असाइनमेंट सबमिट करवानी है। सो गुड लक। इसके साथ साथ जितना भी हमने तीनों एरियाज़ को पढ़ा उसको आज हम एक दफ़ा रिव्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक स्टार्ट होना है, दैट विल बी कंपनी अकाउंट्स इंशाल्लाह। तो आज इसका हम रिव्यू करेंगे और रिव्यू करने के साथ साथ आपके पास अब वीकेंड है, इसके जितने भी क्वेश्चंस आपको शेयर किए गए कोशिश करके वो सारे सॉल्व करें। जहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम आती है वो पूछते जाएं। आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। मेक श्योर कि सारे एरियाज़ क्लियर हों ताकि हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कंपनी अकाउंट्स में आगे मूव कर सकें। कोई भी प्रॉब्लम हो आपने लाजमी पूछ लेना है। सो पार्टनरशिप रेजोल्यूशन आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक रीज़न हमने डिस्कस की थी क्यों पार्टनरशिप डिसॉल्व होता है। ऑप्शन ए ऑप्शन बी क्या थी कि ऑप्शन ए में हमने कहा था कि जी जब पार्टनर्स क्या करते हैं मार्केट में अपने इंडिविजुअल एसेट सेल करते हैं, एक एक एसेट करके सेल करते हैं और लाइबिलिटीज़ पे करते हैं और जो पैसे बच जाएं वो आपस में शेयर कर लेते हैं। सेकंड कैटेगरी क्या थी रेजोल्यूशन की कि जिसमें पार्टनरशिप बिजनेस एज ए टोटल किसी कंपनी को सेल हो जाता है और वो पार्टनर्स उस कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। फिर यहाँ पे हमने लेजर अकाउंट्स
लर्न किए थे कि कौन कौन से लेजर अकाउंट्स हैं जो कि हर क्वेश्चन में ओवरऑल हम बना रहे होंगे। दैट इज रेजोल्यूशन और रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट और कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ईच पार्टनर, ये हम अकाउंट्स यहाँ पे बना रहे होते हैं। सो ऑप्शन ए का रेजोल्यूशन या रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बना था, ये एक दफ़ा रिव्यू कर लें। हमने क्या सीखा था कि जी एट द एंड डेट, जिस दिन पार्टनरशिप बिजनेस डिसॉल्व हुआ, उस दिन के सारे एसेट्स डेबिट पे और लाइबिलिटीज क्रेडिट साइड पे। उसके बाद हम देखते हैं कि जब एसेट्स हम सेल करना शुरू होंगे तो क्या होना है, रेजोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट और बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जब हम लाइबिलिटीज पे करेंगे तो रेजोल्यूशन अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये रेजोल्यूशन कॉस्ट है, फिर रेजोल्यूशन एक्सपेंस। सपोज हम कोई एजेंट एटसेट्रा हायर करते हैं तो उसकी जो कमीशन, उसकी फ़ी वगैरह देनी पड़ेगी, ये रेजोल्यूशन का एक एक्सपेंस है। सो इसको रेजोल्यूशन अकाउंट में डेबिट होना है और बैंक अकाउंट क्रेडिट। आफ्टर पुटिंग दिस रेजोल्यूशन कॉस्ट, हम क्या करेंगे, रेजोल्यूशन अकाउंट या रियलाइजेशन अकाउंट को बैलेंस ऑफ करेंगे। इफ क्रेडिट साइड इज हैवी, दिस विल बी प्रॉफिट। इफ क्रेडिट साइड इज लो, द डिफरेंस विल बी लॉस। नेक्स्ट इज बैंक अकाउंट। हमने क्या कहा था कि जो एट द एंड डेट उस बिजनेस का अपना बैंक बैलेंस होगा वो स्टार्ट पे आ जाएगा। जब हम बिजनेस के एसेट सेल करेंगे और वो बैंक में इनफ्लो हो रहा होगा, सो बैंक अकाउंट में डेबिट हो जाना है, इसके अगेंस्ट आपका रेजोल्यूशन या रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ। देन लाइबिलिटीज जब हम पे करते हैं तो वो बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाती हैं, यहाँ पे रेजोल्यूशन की कॉस्ट है। और एंड बैलेंस, ये जो बैंक में पैसे बचेंगे, दे विल बी शेयर्ड अमंग दी पार्टनर्स। देन पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है, जैसा कि उसका अपना बैलेंस। देन करंट अकाउंट का बैलेंस कंबाइन हो गया। करंट अकाउंट का बैलेंस अगर तो क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पे, अगर डेबिट बैलेंस हो तो वो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। जैसा कि यहाँ पे रेजोल्यूशन का प्रॉफिट है तो वो क्रेडिट साइड पे आ रहा है। इन केस देयर इज लॉस तो वो भी डेबिट साइड पे आ जाना है। एंड द एंड बैलेंस, ये जो बाकी का बैलेंस बच गया, रिमेनिंग बैलेंस, दिस बैलेंस विल बी पेड फ्रॉम द बैंक। तो ये है जी ए टाइप रेजोल्यूशन। उसके बाद है सेकेंड कैटेगरी रेजोल्यूशन की, कि जब पूरे के पूरा जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो किसी कंपनी को सेल हो जाता है एज ए टोटल, वन बाय वन एसेट सेल नहीं होते बल्कि पूरा का पूरा बिजनेस सेल हो जाता है। अब इसका भी रेजोल्यूशन अकाउंट का स्टार्ट वैसे ही है कि ऑल द एसेट्स ऑन डेबिट साइड, वन बाय वन, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड पे। यहाँ पे रेजोल्यूशन की कॉस्ट आ गई, इज देयर एनी, अगर कोई रेजोल्यूशन कॉस्ट है तो वो डेबिट साइड पे आ जाएगी। तो यहाँ पे हम कंसिडरेशन पुट करेंगे। कंसिडरेशन क्या है कि जो पूरे का पूरा बिजनेस है वो कितने का सेल हुआ, 5 लाख का, 8 लाख का, 10 लाख का, वो टोटल अमाउंट यहाँ पे लिखी जाएगी। तो टोटल अमाउंट लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस ऑफ करेंगे। इफ क्रेडिट साइड इज हैवी, द डिफरेंस विल बी प्रॉफिट, और वो डेबिट साइड पे आएगा प्रॉफिट। और अगर क्रेडिट साइड डाउन हो तो ये लॉस होगा रेजोल्यूशन के ऊपर और वो क्रेडिट साइड पे आ रहा होगा। लेकिन एक वक्त में कोई एक ही होना है, या प्रॉफिट होगा या लॉस होना है, दोनों नहीं होने। उसके बाद है जी बैंक अकाउंट, बैंक का अपना बैलेंस। और अगर कोई कंसिडरेशन जो कंपनी ने दी है, जाहिर है पार्टनर्स ने अपना बिजनेस सेल किया है और कंपनी ने खरीदा है, कंपनी ने अगर कुछ कैश पे किया वो जाहिर है बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा, और बैंक में से जो पेमेंट हुई है रेजोल्यूशन कॉस्ट, वो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आएगी। और जो रिमेनिंग अमाउंट है ऑब्वियसली दैट विल बी शेयर्ड अमंग दी पार्टनर्स। और इस कैटेगरी में पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल का अपना बैलेंस, ये करंट अकाउंट का बैलेंस आ गया, ये प्रॉफिट आ गया एज इट इज, जैसे हमने पहले देखा। लेकिन अब क्या होना है कि ये सारे के सारे पैसे पार्टनर को नहीं मिलने, बल्कि इसके अगेंस्ट पार्टनर को शेयर इशू होने। क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि जब पार्टनर उस कंपनी का शेयर होल्डर बनेगा तो यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि उसको कितने शेयर्स इशू हो रहे हैं। सो ऑर्डिनरी शेयर्स उसको इशू हो सकते हैं, वो डेबिट साइड पे आ जाएंगे। प्रेफरेंस शेयर्स इशू हो सकते हैं, उसको डिबेंचर्स इशू हो सकते हैं, वट एवर, वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिटेल हम देख सकते हैं। तो अगर कोई रिमेनिंग अमाउंट हो तो वो उसको बैंक से पे कर दी जाएगी। ये जो सेकंड कैटेगरी है रेजोल्यूशन की, यहाँ पे ऐसा पॉसिबल होता है कि अगर पार्टनर को ज़्यादा अमाउंट के शेयर चले जाएं तो वो फिर क्या करता है, वो उतने पैसे बैंक में डिपॉजिट करवाता है। तो वो फिर ये जो अमाउंट है एंड वाली, ये क्रेडिट साइड पे आ रही होती है कि बैंक डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट।
नेक्स्ट हम देखते हैं परचेज ऑफ बिजनेस। परचेज ऑफ बिजनेस, न्यू शेप, न्यू शेप को क्लिक करना है, हो रहा है, चले जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट परचेज ऑफ बिजनेस हमने सीखा था, इसकी वर्कशीट आपको दी गई है। किसी भी स्टूडेंट को ये स्लाइड्स चाहिए हो या कोई वर्कशीट चाहिए हो तो वो प्लीज़ मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें, अपना रिसोर्स कंप्लीट रखें। स्लाइड्स आपके पास होनी चाहिए, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाते हैं, और वर्कशीट्स भी आप अगर किसी की मिस हो जाए तो वो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कर ले ताकि आप अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट कर सकें। परचेज ऑफ बिजनेस, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने समझने की कोशिश की थी कि जी दोनों में डिफरेंस क्या है। कि देखें, एक मोमेंट पे जब पार्टनर्स अपना बिजनेस सेल करते हैं टू एनी कंपनी, तो ये हम कह सकते हैं कि दिस इज अ मर्जर, कि पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो मर्ज हो गया विद एनी कंपनी। इन द सेम सिनेरियो जब हम कंपनी की साइड पे हो जाते हैं, कंपनी की साइड पे चले जाते हैं और कंपनी के लिए वर्किंग करते हैं, तो कंपनी ने क्योंकि बिजनेस परचेज किया होता है, सो दैट सिनेरियो या दैट क्वेश्चन विल बी आफ्टर परचेज ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस परचेज का ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब ऑलमोस्ट अब देखोगे कि सिनेरियो सेम होता है जब हम पार्टनर्स के लिए वर्किंग कर रहे होते हैं, व्हेन वी आर वर्किंग फॉर पार्टनर्स, तो वो रेजोल्यूशन का क्वेश्चन होता है। एंड द सेम सिनेरियो जब हम कंपनी के लिए वर्किंग करेंगे, दैट विल बी परचेज ऑफ बिजनेस। तो ये डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि हमें रिक्वायरमेंट क्या पूछी गई है। तो परचेज ऑफ बिजनेस में जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल आपको पता है क्या होती है, कि ड्यू टू गुड लोकेशन, गुड प्रॉफिट्स और वेरी लॉयल कस्टमर्स लिस्ट ऑफ द बिजनेस, एक मार्केट में एक वर्थ डेवलप हो जाती है बिजनेस की, दैट्स कॉल्ड गुडविल। तो क्या होता है, परचेज ऑफ बिजनेस में हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। अब ये गुडविल किस बिजनेस की कैलकुलेट होती है? वो बिजनेस जो कंपनी ने खरीदा, मतलब पार्टनरशिप बिजनेस, नॉट ऑफ द कंपनी। जो बिजनेस सेल हुआ पार्टनरशिप बिजनेस, या कंपनी ने जो बिजनेस खरीदा, उस बिजनेस की गुडविल कैलकुलेट की जाती है। कैसे? उसके लिए एक फार्मूला है कि देखा जाएगा कि उसकी फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू क्या है। कंसिडरेशन मींस फेयर वैल्यू और मार्केट वैल्यू ऑफ द होल बिजनेस, और उसमें से हम माइनस कर देंगे वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। उस पार्टनरशिप बिजनेस के जो नेट एसेट्स होंगे वो माइनस करें, द डिफरेंस विल बी गुडविल। अब ये क्योंकि कंपनी इस वक्त बिजनेस परचेज कर रही होती है, तो ये कंपनी के लिए परचेज गुडविल होगी। अगर कंपनी के लिए ये परचेज गुडविल है तो कंपनी इज authorized to show this purchase goodwill in its statement of financial position as an intangible non-current asset। कोई भी बिजनेस, याद रखें, इंटरनल जनरेटेड गुडविल अपना एसेट शो नहीं कर सकता। जैसे कि पार्टनरशिप बिजनेस जिसकी हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर आप कहेंगे जी वो पार्टनरशिप बिजनेस अपनी बुक्स में इस गुडविल को एसेट शो कर ले, तो दिस विल बी इलीगल, ये अलाउ नहीं है। जब कंपनी ने वो बिजनेस खरीदा, साथ उसकी गुडविल खरीदी, तो ये उसकी परचेज गुडविल है। दिस विल बी शोन एज एन इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट इन कंपनीज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये गुडविल का फार्मूला हमने डिस्कस किया है। नेट एसेट्स क्या होते हैं? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज, दीज आर नेट एसेट्स। उसके बाद जब हम परचेज ऑफ बिजनेस के क्वेश्चन में होते हैं तो हमने फाइनल अकाउंट्स कौन कौन से बनाने हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें जो पूछा जाता है वो क्या है, कि जिस दिन कंपनी ने बिजनेस खरीदा, खरीदने के बाद उसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमसे बनवाई जाती है। तो एट दैट मोमेंट कंपनी की ऑलरेडी एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमें गिवन होती है। तो कंपनी के अपने रिसोर्सेज और जो पार्टनरशिप बिजनेस की तरफ से रिसोर्सेज आए हैं, दोनों को कंबाइन करके हम एक नई स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना लेते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है कि कंपनी की ऑलरेडी को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नहीं होती, बल्कि बिल्कुल नई कंपनी बनती है, न्यू कंपनी
जो वो डेवलप की जाती है, रजिस्टर करवाई जाती है और वो न्यू कंपनी पार्टनरशिप बिजनेस को खरीद लेती है। तो इन दैट सिचुएशन हम सिर्फ ये देखेंगे कि कंपनी ने उस दिन शेयर कैपिटल कितना इशू किया और किस वैल्यू पे पार्टनरशिप की तरफ से वो एसेट्स गए हैं, तो उन सबको मिला के हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना लेंगे। ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपके लिए एक्सप्लेन किया गया, बच्चे इसको भूल भाल गए होते हैं। सो बाज़ दफ़ा हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। आपको याद होना चाहिए कि नेट प्रॉफिट में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड करना होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करना होता है, सैलरीज लेस करनी होती हैं। तो जो बच जाए वैल्यू दैट इज नेम्ड एज रेजिडुअल प्रॉफिट, और उसके ऊपर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अप्लाई करते हैं और दोनों में प्रॉफिट शेयर हो जाता है। इसी तरह से करंट अकाउंट का फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। करंट अकाउंट का नॉर्मली बैलेंस क्रेडिट साइड पे होता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट पे आ जाता है, सैलरीज क्रेडिट पे आ जाती हैं, प्रॉफिट शेयर क्रेडिट साइड पे आ जाता है, और ये जो ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैं वो करंट अकाउंट में डेबिट साइड पे आती है। तो ये क्योंकि बेसिक लेवल पे हमने याद किया था, ओ लेवल्स में आप कह सकते हैं ये बेसिक फॉर्मेट्स याद किए थे, तो इस लेवल पे आते आते बच्चे बाज़ दफ़ा इसको भूल जाते हैं। तो प्लीज़ इनको भूलना नहीं है, याद रखना है, ताकि इन केस कहीं पे भी आपको बनाना पड़ जाए तो आप बना सकें। गुड लक। इसके बाद हमने जो एक और डिस्कस किया था दैट वाज मर्जर ऑफ सोल ट्रेडर्स। मर्जर ऑफ सोल ट्रेडर्स ये क्या होता है? इसमें भी सबसे पहले आपको एक्सप्लेन किया गया कि जी डिसोल्यूशन में पार्टनर्स अपना बिजनेस सेल कर रहे होते हैं, परचेज ऑफ बिजनेस में कंपनी खरीद रही होती है। मर्जर ऑफ सोल ट्रेडर्स क्या है? कि दो इंडिविजुअल सोल ट्रेडर्स बिजनेस हैं और वो आपस में मर्ज हो गए हैं, मतलब कंबाइन हो गए हैं और उन्होंने एक नया बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। वो जो न्यू बिजनेस है दैट कैन बी अ पार्टनरशिप बिजनेस और जॉइंट स्टॉक कंपनी बिजनेस, कोई भी बिजनेस को नया स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये पहले दोनों सिनेरियो से डिफरेंट होगा। कैसे? यहाँ पे ना तो एक बिजनेस सेल हो रहा है ना ही कोई दूसरा खरीद रहा है, दो इंडिविजुअल रनिंग बिजनेस हैं और वो दोनों मिलकर एक नया बिजनेस बन जाते हैं फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स ऑब्वियसली। तो इसकी अकाउंटिंग डबल एंट्री कैसे होती है? उसके लिए आपने गुडविल की एडजस्टमेंट एएस में सीखी थी जब हमने पार्टनरशिप चेंजेस को सीखा। तो गुडविल की एंट्रीज आपको याद होनी चाहिए कि हम क्या करते हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट एंड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट विद ओल्ड रेशो, ये हमने बेसिक लेवल पे एंट्रीज याद की थी। फिर हमें कहा जाता है कि गुडविल को फौरन एलिमिनेट करना होता है। बाज़ दफ़ा तो क्वेश्चन में लिखा होता है, बाज़ दफ़ा नहीं लिखा होता। बेशक ना भी कहा हुआ हो तो ये चीज़ अंडरस्टूड है कि गुडविल को कंटिन्यू नहीं करवाना होता, इसको हमने एलिमिनेट करवा देना होता बुक्स में से। तो फौरन जो एंट्री होती है गुडविल अकाउंट क्रेडिट एंड न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स डेबिट विद न्यू रेशो, ये दोनों एंट्रीज हम यूज करेंगे टू एडजस्ट द गुडविल इन केस ऑफ मर्जर ऑफ सोल ट्रेडर्स। तो उसके बाद ये जो गुडविल की एडजस्टमेंट ऑब्वियसली इसकी वजह से कैपिटल की वैल्यू चेंज हो जानी है। इसी तरह से जो एसेट्स की रीवैल्यूएशन है, एसेट्स की रीवैल्यूएशन, इसकी वजह से भी पार्टनर्स या दोनों सोल ट्रेडर्स उनका कैपिटल चेंज होना है। हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो दैट एसेट अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस या रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। अब ये जो रीवैल्यूएशन सरप्लस है इट्स अ बेनिफिट, इट्स अ गेन, तो इसने ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स को ट्रांसफर होना है। तो डबल एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन सरप्लस या रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट एंड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट विद ओल्ड रेशो। तो ये हमें एंट्रीज याद रखनी है। जब हम पार्टनर्स का कैपिटल एडजस्ट कर लें तो एडजस्टेड कैपिटल को हमने क्या करना है, नई स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कंबाइन करके लिख लेना है। इसी तरह एसेट्स कंबाइन हो जाना है, लायबिलिटीज कंबाइन हो जानी है। सो दिस इज डबल एंट्री which will be applied while merging of the sole traders businesses। तो हमने तीनों टाइप जो यहाँ पे की उनको हमने रिव्यू किया, तो प्लीज़ इनको बहुत अच्छे से समझें। वर्कशीट्स आपके पास होनी चाहिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, जो प्रॉब्लम्स आए वो पूछें। असाइनमेंट आपने सबमिट करके सॉल्व करके मुझे सबमिट करवानी है। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।